नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूएस मीडिया आउटलेट सीएनएन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया ने रसिया को यूक्रेन पर परमाणु हमले करने से रोका है। दरअसल दोस्तों, सीएनएन न केवल यूएसए का बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज आउटलेट है। यह ज्यादातर भारत के बारे में पॉजिटिव न्यूज पब्लिश नहीं करता है, मगर रिसेंटली उन्होंने खुले में कहा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरवेंशन करी, उसी के बाद से रसिया ने अपने प्लान को चेंज किया और न्यूक्लियर बम को यूज करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक आर्टिकल जिसमें लिखा है इंडियाज इंटरवेंशन मेड पुतिन अबैंडन यूज टू न्यूक्लियर वेपन इन यूक्रेन। इसके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। by Russia. Prime Minister Modi reportedly reached out to Russian President Vladimir Putin, and that's what averted a nuclear holocaust, as the US media has reported. अगर जो मेन रिपोर्ट है सीएनएन की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, यह रिपोर्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इससे एक बात और पता चलती है कि जियो पॉलिटिकल ऑर्डर में इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है और इंडिया किस तरह से वर्ल्ड पर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। काफी बार यूक्रेन के विषय में यूरोप में इंडिया की आलोचना की गई कि इंडिया ने उतना नहीं किया यूक्रेन के लिए जितना करना चाहिए था, जबकि वेस्टर्न मीडिया आज के समय में खुद ही यह कह रही है कि इंडिया ने लिटरली यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब से बचा लिया था। अगर इंडिया इंटरवेंशन न करता तो हो सकता था कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेते। दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि कैसे 2022 में यूएस पूरी तरह से तैयार हो चुका था एक पोटेंशियल रशियन न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए इन यूक्रेन। अब यहाँ पर आप यह सोच रहे होंगे कि यूएसए को क्या प्रिपरेशन करनी थी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में पहले भी कई सारी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है कि यूएसए के फार्मर सोल्जर्स या फिर कई सोल्जर्स अनऑफिशियल तरीके से यूक्रेन में मौजूद हैं। तो यूएसए ने उन्हें निकालना स्टार्ट कर दिया था और एक प्लान तैयार किया था कि कल को जब एसिड रेन होगी तो किस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं, उनसे कैसे जूझना होगा, मेडिकल एड कैसे प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को यूएसए ने हार्डवर्क के साथ इसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि 2022 में ऐसा क्या हुआ था कि एक बार जो रसिया ने न्यूक्लियर वेपन यूज करने का सोच ही लिया था। देखिए दोस्तों, 2022 से लेकर 2023 की जो शुरुआत थी रसिया के लिए बहुत ही कठिन पीरियड था। कंपैरेटिवली अगर आज मैं बोलूं तो आज के समय रसिया एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। इसका एक बड़ा रीजन यह भी है कि इजराइल हमास की वार की वजह से यूएसए के बहुत सारे रिसोर्सेज अब बटने लगे हैं। यूएसए का अब उतना फोकस यूक्रेन वार पर नहीं है जितना एक टाइम पर हुआ करता था, क्योंकि अगर हम 2022 के आसपास देखें तो यूक्रेन की सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि एक बार ऐसा लग रहा था कि जो रसिया का ऑक्युपाइड खेरोसान रीजन है, जो रसिया ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन का रीजन खेरोसान, इसे यूक्रेन वापस ले सकता है। यह बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही थी। इसके अलावा आपको याद होगा प्रेगोजन के बारे में। प्रेगोजन पुतिन के बावर्ची थे। रसिया की जो अनऑफिशियल आर्मी है वैगनर ग्रुप, उसको लीड कर रहे थे। यूक्रेन में उन्होंने भी बगावत कर दी थी और अपने टैंक्स मॉस्को की तरफ मोड़ लिए थे। तो रसिया काफी प्रेशर में आ गया था। पुतिन जेन्युइनली बहुत ज्यादा गुस्से में थे और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे और एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन के कीव शहर में एक्सप्लोड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह न्यूक्लियर अटैक नागासाकी और हिरोशिमा की तरह अटैक होता, बल्कि यह यूक्रेनियंस को डराने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाला था। और अक्टूबर 2022 में रसिया ने इसके इंडिकेशन देने शुरू भी कर दिए थे। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख रहे होंगे कि आर्टिकल में लिखा है कि अक्टूबर 2022 में रसिया के जो रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शुगु, उन्होंने लगातार फोन कॉल्स किए यूके को, फ्रांस को, टर्की को और कहा कि देखिए क्यों, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कैपिटल से डर्टी बम का अटैक हो सकता है रसिया पर। और अगर रसिया को कंफर्मेशन मिल गई है कि अटैक होने वाला है तो
उससे पहले रसिया ही टैक्टिक न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये जो कंसर्न था यह लगातार बना हुआ था और यूएसए ने इस वक्त इंडिया समेत चाइना को भी यह कहा था कि प्लीज रसिया को समझाइए और कैपिटल न्यूक्लियर वेपन यूज ना करे, इससे वार कहीं और ही चली जाएगी। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख पाओगे कि यूएस सॉट टू अनलिस्टेड द हेल्प ऑफ नॉन एलाइज। हमारा देश इंडिया एलाई नहीं है यूएसए का। एलाई का मतलब होता है ऑफिशियल फ्रेंडली कंट्री, जिस तरीके से फ्रांस एलाई है यूएसए का यूके का। इंडिया नॉन एलाई कैटेगरी में आता है, इसीलिए यूएसए ने इंडिया और चाइना से हेल्प मांगी और कहा कि प्लीज रसिया को आप डिस्करेज कीजिए कि वह ऐसा अटैक ना कर दे। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यूएसए के एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वन ऑफ द थिंग वी डिड was not only message them directly but strongly urge them। हमने उनको गुहार लगाई कि प्लीज आप रसिया से लगातार बात कीजिए और उनको यह बात समझाइए कि न्यूक्लियर वेपन यूज ना हो जाए। और इसके बाद यूएस ऑफिसर्स ने यह कहा कि जो आउटरीच और पब्लिक स्टेटमेंट थी चाइनीज लीडर शी जिनपिंग की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, इससे क्राइसिस काफी हद तक अवर्ट हुआ है। अगर हम देखें तो शी जिनपिंग ने कोई खास पब्लिक स्टेटमेंट दी नहीं थी। पीएम मोदी की जो एक स्टेटमेंट थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आया रसिया पर, क्योंकि रसिया को यह पता है कि इन पर सैंक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं और इंडिया चाइना ने अगर कल को अपनी मार्केट का एक्सेस रसिया के लिए बंद कर दिया, यह कहकर कि आप तो अपने से छोटे कंट्री पर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे ही नहीं, उस पर आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दिया है। उसके बाद रसिया बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो जाता। इंडिया चाइना ने एक बात क्लियर कर दी थी कि ये न्यूक्लियर वेपन का यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो रसिया को मजबूरी में अपना प्लान चेंज करना पड़ा। लेकिन दोस्तों दुनिया इतनी अनफेयर है ना कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है तो है रेसिज्म, यानी कि नस्ल भेद। ये जो रेसिस्ट मेंटालिटी है ना आज भी यूरोप में एग्जिस्ट करती है। आप सोचकर देखिए, इंडिया चाइना ने लिटरली यूक्रेन को न्यूक्लियर बम से बचा लिया। यह बात अमेरिकन मीडिया ने खुद ने कहा है। इतना सब यूक्रेन के फेवर में करने के बाद भी जब 2023 आया तब जेलेंस्की के एडवाइजर ने, जो उनको एडवाइज करते हैं लो पोदलिंग, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान यह कह दिया था कि इंडिया और चाइना के लोग इंटेलेक्चुअली काफी कमजोर होते हैं, इनको समझ में नहीं आती चीजें, स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है इन कंट्रीज में नहीं है। В чем проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку, да, Индия послала сегодня Луну, да, и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно так же, как Турецкая республика. И это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит. Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов. Но получат они возможность купить дешевле сырье. कमाल की बात है दोस्तों, यूक्रेन की इतनी बड़ी हेल्प करने के बावजूद ऐसी स्टेटमेंट उन लोगों की तरफ से आई। और हमारे देश के विदेश मंत्री जब भी यूरोप में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हो, कोई ना कोई यूक्रेनियन रिपोर्टर या फिर कोई प्रो यूक्रेनियन रिपोर्टर एक सवाल पूछता ही है कि आप मतलब इंडिया ऑयल क्यों परचेज करता है रसिया से। और हमें समझाना पड़ता है कि देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। और दोस्तों इट्स रियली सैड, ओवरऑल इट्स रियली सैड, क्योंकि जब एक देश न्यूक्लियर वेपन से किसी देश को बचाता है तो आप अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उस देश की बुराई तो नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को इतना ज्यादा सर्कुलेट कीजिए कि सबको पता लगे कि आखिर यूक्रेन रसिया के वार में भारत ने किस तरह से अहम भूमिका अदा किया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।